चलो आज हो गया हमारा 22 दिसंबर ना। तो आज का पहला टॉपिक देखो, चराईचुंग रॉयल बर्ड सेंचुरी। तो ये चराईचुंग रॉयल बर्ड सेंचुरी पहले तो देखो है कहाँ पे। तो ये है आसाम में। आसाम का ये पहला प्रोटेक्टेड रॉयल बर्ड सेंचुरी था। ध्यान रखना, यूपीएससी यहाँ फंसा सकता है कि इट इज़ द सेकेंड या फिफ्थ प्रोटेक्टेड रॉयल बर्ड सेंचुरी ऑफ आसाम। तो ध्यान रखना, ये जो चिराईचुंग रॉयल बर्ड सेंचुरी है ना, ये आसाम का पहला प्रोटेक्टेड रॉयल बर्ड सेंचुरी है। ठीक। अब आसाम में एक फेस्टिवल मनाया जाता है, उस फेस्टिवल का नाम है चिराईचुंग फेस्टिवल। ठीक। उसी चिराईचुंग फेस्टिवल का अभी सेकेंड एडिशन, मतलब दूसरी बार उसका सेलिब्रेशन किया गया है। कहाँ पे किया गया है? माजुली आइलैंड, आसाम। ये माजुली भी एक जगह है आसाम में, अभी तुमको हम आगे करा देंगे ये भी। तो ये जो चराईचुंग फेस्टिवल है ना, इसका दूसरा एडिशन, मतलब दूसरी बार ये फेस्टिवल आसाम में मनाया जा रहा है। कहाँ पे? माजुली, आसाम वाले रीजन में। इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? तो माजुली साहित्य सभा और वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है, वो दोनों मिलकर इस चराईचुंग फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कर रही है। अब इस चराईचुंग फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करने के पीछे एम क्या है, मकसद क्या है? तो मकसद ये है कि हमको रिवाइव करना है, वापस से रिकंस्ट्रक्ट करना है, वापस से जिंदा करना है और कंजर्व करना है। किसको? द नियरली डिफंक्ट चिराईचुंग बर्ड सेंचुरी। ये जो चिराईचुंग रॉयल बर्ड सेंचुरी है ना, ये एकदम डिफंक्ट हो गया है। डिफंक्ट मतलब अब फंक्शन नहीं कर रहा है, यहाँ की हालत बहुत ख़राब हो गई है। तो ये चिराईचुंग फेस्टिवल इसीलिए सेलिब्रेट किया जा रहा है कि ये जो आसाम का रॉयल बर्ड सेंचुरी है, इसको हम वापस से रिवाइव कर ले, वापस से बचा ले, रिकंस्ट्रक्ट कर ले। और ये जो बिल्कुल डी फंक्शन हो गया हुआ है, कोई काम नहीं कर रहा है, यहाँ की हालत ख़राब है, उसको ठीक कर ले, वापस से इसको कंजर्व कर ले। किसको? चिराईचुंग रॉयल बर्ड सेंचुरी को। इसीलिए चिराईचुंग फेस्टिवल मनाया जा रहा है। ठीक। अब चिराईचुंग बर्ड सेंचुरी के बारे में देखो, तो ये जो चिराईचुंग बर्ड सेंचुरी है ना, ये 1633 एडी में एस्टेब्लिश हुआ था। अहोम डायनेस्टी, हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं ना, तो अहोम डायनेस्टी ने इसको एस्टेब्लिश किया था। अहोम डायनेस्टी का उस समय एक राजा था, स्वर्गदेयु प्रताप सिंघा। ठीक। तो स्वर्गदेयु प्रताप सिंघा नाम के राजा ने, जो कि अहोम डायनेस्टी का राजा था, उस राजा ने चिराईचुंग बर्ड सेंचुरी की एस्टेब्लिशमेंट की थी 1633 में। ये चिराईचुंग बर्ड सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है? तो आसाम के एक माजुली आइलैंड है आसाम में, वहाँ पे लोकेटेड है। और चिराईचुंग बर्ड सेंचुरी एशिया का पहला प्रोटेक्टेड बर्ड सेंचुरी है, ये भी फैक्ट ध्यान रखना। तो ये आसाम का फर्स्ट प्रोटेक्टेड रॉयल बर्ड सेंचुरी तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ इंडिया का भी फर्स्ट है, और पूरे एशिया का, पूरा जो एशिया रीजन है ना, इंडिया हो गए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, ये सब एशियन कंटिनेंट के पार्ट हैं। तो ये पूरे एशिया का भी पहला प्रोटेक्टेड बर्ड सेंचुरी यही चिराईचुंग रॉयल बर्ड सेंचुरी है। ठीक। चलो, अब माजुली आइलैंड का जिक्र हो रहा है ना, ये माजुली कहाँ पे लोकेटेड है? ये चिराईचुंग बर्ड सेंचुरी तो माजुली आइलैंड पे लोकेटेड है आसाम में। तो इस माजुली आइलैंड के बारे में देख लो। माजुली आइलैंड भी जो है वो बड़ा फैक्चुअल जगह है आसाम का। ये पूरे दुनिया का लार्जेस्ट रिवर वाला आइलैंड है। देखो, आइलैंड बनते हैं ना, टापू समुद्र में बन जाते हैं, रिवर में भी बन जाते हैं। तो ये जो माजुली आइलैंड है, ये आसाम में है, और ये पूरे दुनिया का सबसे बड़ा रिवर पे बना हुआ आइलैंड है। आइलैंड दो तरीके के होते हैं, एक समुद्र में बनता है, एक रिवर पे बनता है। तो रिवर पे सबसे बड़ा बना हुआ आइलैंड कहाँ पे है? आसाम में है। कौन सा है? माजुली आइलैंड पूरे दुनिया का सबसे बड़ा है। कौन से रिवर पे ये बना हुआ है? तो आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, इसी ब्रह्मपुत्र नदी पे ये माजुली आइलैंड बना हुआ है। कैसे बना है? तो फॉर्म्ड बाई ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी और ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरीज, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों से बना है। कौन सी दो सहायक नदियां हैं? सुभानश्री और खेर कुतिया जुती। तो ये दो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं, जो कि मिलकर माजुली आइलैंड का क्रिएशन करा रही है। और माजुली आइलैंड को इंडिया का फर्स्ट आइलैंड डिस्ट्रिक्ट 2016 में डिक्लेयर किया गया था, कि ये तो इतना बड़ा आइलैंड है कि ये पूरा एक जिले के जैसा हो गया है। तो इंडिया का पहला आइलैंड जिला कौन है? पहला आइलैंड डिस्ट्रिक्ट कौन है? माजुली आइलैंड। 2016 में इसको डिक्लेयर किया गया था। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, और ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे लोकेटेड है। और ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरी से मिलकर ये माजुली आइलैंड बनता है।
और यहीं माजुली आइलैंड पे चिराइचुंग बर्ड सेंचुरी भी लोकेटेड है और यहीं पे चिराइचुंग फेस्टिवल मनाया जा रहा है, ताकि ये जो चिराइचुंग रॉयल बर्ड सेंचुरी है इसको हम वापस से कंजर्व कर ले। ये जो डी फंक्शन हो गया हुआ है, अब फंक्शन नहीं कर रहा है, इसको वापस से हम रिवाइव कर ले। ठीक, चलो दूसरा टॉपिक देखो, अनाटो। ये अनाटो क्या है? तो अनाटो क्या है अभी हम देखते हैं। पहले ये अनाटो न्यूज़ में क्यों आया है ये समझो। तो CSIR, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, CSIR ने मैसूर रीजन की जो CSIR है ना, उसने 4 प्रोजेक्ट शुरू किया है, 4 अलग अलग प्रोजेक्ट शुरू किए हैं अनाटो को लेकर। अब इस प्रोजेक्ट में क्या क्या शामिल है? तो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। देखो अनाटो ना एक क्रॉप्स है, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स है, बस अभी इतना समझो, आगे सब हम बता रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट में क्या क्या शामिल किया गया है कि अनाटो की हार्वेस्टिंग के बाद, देखो अनाज का हार्वेस्टिंग होता है ना, चावल उगाने के बाद उसका कटाई करेंगे ना, तो कटाई वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हार्वेस्ट करना। और जब हार्वेस्ट कर लिए तो पोस्ट हार्वेस्ट करने के बाद भी तो कुछ करते हैं। हार्वेस्ट करने के बाद हम क्या करते हैं? स्टोरेज करते हैं, उसको चावल को स्टोर करके रखते हैं, ट्रांसपोर्ट करके रखते हैं। तो उसी तरीके से अभी अनाटो के बारे में देखो कि ये जो CSIR है ना, ये 4 अलग अलग प्रोजेक्ट शुरू किया है रिगार्डिंग अनाटो। उसमें शामिल क्या क्या है? तो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, मतलब एक बार फसल उग गया, हार्वेस्टिंग हो गई, उसकी कटाई हो गई, उसके बाद उसको कैसे स्टोर करना है, कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, उसकी टेक्नोलॉजीज़ को इन्हेंस करने की बात की गई है CSIR में। और साथ ही साथ ये अनाटो में ना विटामिन ई बहुत ज़्यादा होता है, तो विटामिन ई इनरिच्ड अनाटो ऑयल डेवलपमेंट करने की भी बात की गई है। CSIR ने ये बोला है कि हम इस अनाटो का इस्तेमाल करके हम अनाटो ऑयल, अनाटो तेल, जैसे सरसों तेल होता है, रिफाइन होता है ना, फिर से मस्टर्ड ऑयल हो गया, पी ऑयल हो गया, अलग अलग तेल आते हैं। तो उसी तरीके से इस अनाटो का हमको तेल बनाना है, और ये अनाटो विटामिन ई में बहुत रिच है, विटामिन ई इसमें बहुत होता है। तो CSIR ने यही सब प्रोजेक्ट शुरू करने की बात की है। अब बेसिक जो इम्पॉर्टेंट है वो अनाटो के बारे में है। ये अनाटो है क्या? तो ये नेचुरल फूड कलरिंग एंड फ्लावरिंग एजेंट है। ये नेचुरल है एकदम, फूड में कलर देने का काम करता है, और फ्लेवरिंग एजेंट है, फ्लेवर टेस्ट देता है, अलग अलग टेस्ट देता है हमको। ये कहाँ से मिलता है हमको? तो सीड्स ऑफ एचियोट ट्री से ये मिलता है हमको। तो ये एचियोटी ट्री, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन हो, तो ये जो एचियोटी ट्री है ना, इसी पेड़ के बिया से हमको अनाटो मिलता है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? बिक्सा ऑरेलेना। ठीक, साइंटिफिक नेम से UPSC आज तक सवाल पूछा नहीं है, आगे भी नहीं पूछेगा, लेकिन मेरा काम है तुमको बता देना, तो बता दिए कि अनाटो पेड़ का साइंटिफिक नेम क्या है? बिक्सा ऑरेलेना। और ये नेटिव है, कहाँ का नेटिव है? हम कहते हैं ना कि तुम्हारा नेटिव प्लेस क्या है, मतलब तुम्हारा होम टाउन क्या है, कहाँ के तुम नेटिव हो, कहाँ के रहने वाले हो। उसी तरीके से ये जो अनाटो नेचुरल फूड कलरिंग और फ्लेवरिंग एजेंट है, ये कहाँ का है, कहाँ ये सबसे ज़्यादा लोकल में पाया जाता है? तो ये अनाटो नेटिव है कहाँ का? ट्रॉपिकल रीजन, सेंट्रल और साउथ अमेरिका का। मतलब अनाटो सेंट्रल और साउथ अमेरिकन रीजन में मिलता है। अब इसका फ्लेवर कैसा होता है? तो ये माइल्ड फ्लेवर का होता है, स्लाइटली नटी, बादाम के से टेस्ट का होता है, हल्का स्वीट भी लगता है, और हल्का पेपरी, हल्का तीता स्वाद भी इसका लगता है। तो ये सब अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं अनाटो में। इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है? तो इसका इस्तेमाल चीज़ को कलर करने में, बटर को कलर करने में, दही को कलर करने में किया जाता है। इसका इस्तेमाल कुकिंग ऑयल में भी किया जाता है, अमाटो इन्फ्यूज, जैसे कि कोई तेल है उसमें हम अमाटो मिला दिए हैं, तो इसका इस्तेमाल हम कुकिंग ऑयल में भी करते हैं। लिपस्टिक बनाने में, कॉस्मेटिक्स बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखना। तो वो साइंस एंड टेक के क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछता है ना, पूछ सकता है कि ये अनाटो रिसेंटली सीन इन न्यूज़, ये क्या है, इसके यूजेस कहाँ कहाँ हैं, कहाँ का ये नेटिव है, सब पूछ सकता है। और ये अनाटो के हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत हैं। हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या हैं? इसमें कैरोटिनॉइड पिगमेंट होता है, पिगमेंट मतलब रंग होता है, पिगमेंट मतलब रंग हम सीधा बोलते हैं। क्लोरोफिल क्या है? एक पिगमेंट है, प्लांट्स में हम पढ़ते हैं ना बचपन में, तो पिगमेंट मतलब एक तरीके का रंग है वो। तो ये इसमें ये अनाटो में कैरोटिनॉइड पिगमेंट होता है। और कौन कौन से पिगमेंट होते हैं? जैसे कि बिक्सिन, नॉरबिक्सिन, ये 2 तरीके के पिगमेंट्स होते हैं, और ये एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं, मतलब ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये एंटी माइक्रोबियल भी होते हैं, मतलब हमारे बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगी इन्फेक्शन होने से हमको बचाते हैं। ये सेल डैमेज, हमारे बॉडी में जो सेल है ना, उसको डैमेज होने से भी बचाते हैं। इसमें
कॉट्रिनॉल्स भी होता है। कॉट्रिनॉल्स कुछ नहीं, विटामिन ई है। विटामिन ई को हम साइंटिफिकली में कॉट्रिनॉल्स भी कहते हैं। तो ये इसमें विटामिन ई बहुत ज़्यादा होता है, जो कि हार्ट फेल, हार्ट रिस्क होने से बचाता है, हड्डियों को मजबूत करता है, आई साइट को ये अच्छा करेगा, स्किन को हेल्दी रखेगा, स्किन हेल्थ के लिए ये अच्छा है। तो ये सब इसके हेल्थ बेनिफिट हैं। प्रीलिम्स में सवाल इससे पूछ सकता है, अनाटो से ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब आज का लास्ट टॉपिक देखो, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। देखो वेस्ट एशिया बहुत न्यूज़ में है ना अभी। वेस्ट एशिया पे तुमको हम PYQ भी करवाए, मैप पे उसका पूरा कंट्री करा दिए। तो वेस्ट एशिया में एक ग्रुप बना हुआ है, रीजनल ग्रुप। वेस्ट एशिया एक रीजन है, तो उसी रीजन के लिए एक ग्रुप बना हुआ है गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, GCC। ये एक रीजनल ग्रुप है। कौन से रीजन का ग्रुप है? तो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ का ये एक रीजनल ग्रुप है। पॉलिटिकल ग्रुप भी है और इकोनॉमिक अलायंस भी है, मतलब इसमें अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स अलग अलग देशों के शामिल भी होते हैं, इकोनॉमिक अलायंस भी है। तो ये रीजनल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अलायंस है। 1981 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसके मेंबर्स देख लो कौन कौन है। तो बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो ये सब इसके मेंबर हैं। वही वेस्ट एशियन कंट्री, याद आ रहा है? वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, इंडिया के राइट साइड जाओ तो कल ही परसों मैप में कराए हैं ना। तो ये इसके मेंबर्स हैं। अब इस गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनाया गया ये? तो बनाने के पीछे इसका मकसद यही है, ऑब्जेक्टिव यही है कि हमको इकोनॉमिक ग्रोथ को फोस्टर करना है, मतलब फास्ट करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो मेंबर्स के बीच। ये जो बहरीन, कुवैत, कतर, UAE, ओमान, सऊदी अरब है ना, ये सब इसके मेंबर्स हो गए। तो इन मेंबर्स के बीच इकोनॉमिक ग्रोथ हो, सिक्योरिटी को लेकर इन सब मेंबर्स आपस में कॉपरेशन करें, इन सारे मेंबर्स का कल्चरल टाइज हो, और जो सोशल कॉपरेशन होता है वो ये सब देश मिलकर करें एमॉन्ग मेंबर्स। फोस्टर इकोनॉमिक, सिक्योरिटी, कल्चरल एंड सोशल कॉपरेशन एमॉन्ग मेंबर्स, मतलब सीधी सी बात, अलग अलग टाइप्स के कॉपरेशन करने की बात कर रहा है ये मेंबर्स के बीच। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर रियाद, सऊदी अरब है। ठीक, अब इसी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल ने हाल फिलहाल में एक सिस्टम शुरू किया है। उस सिस्टम का नाम है वन स्टॉप ट्रैवल सिस्टम। ये वन स्टॉप ट्रैवल सिस्टम क्या है? तो ये गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का पार्ट है, इसी ने इसको शुरू किया है। अब इसका मकसद क्या है? वन स्टॉप ट्रैवल सिस्टम का मकसद ये है टू एलिमिनेट रिडंडेंट ट्रैवल प्रोसीजर्स। रिडंडेंट ट्रैवल प्रोसीजर्स मतलब कि अगर हमको सऊदी से ओमान जाना है या कतर से कुवैत जाना है ना, तो ये वीज़ा लो, वो वीज़ा लो, मतलब ट्रैवल पॉलिसी जो हम ट्रैवल करते हैं एक देश से दूसरे देश, वो बड़ा जो प्रोसेस होता है, वीज़ा लो, इमिग्रेशन कराओ, ये सब बड़ा रिडंडेंट है, मतलब बड़ा ये हैस्टी है, बड़ा बल्कि है। तो उसी को ख़त्म करने के लिए, आसान ट्रैवल प्रोसीजर लाने के लिए ये वन स्टॉप ट्रैवल सिस्टम शुरू किया गया है। और जिसमें ये बोला गया कि जो भी पैसेंजर्स होंगे उनको अलग अलग जगह भागना नहीं होगा, एक सिंगल सिक्योरिटी चेक पॉइंट पे हम हर चीज़, वीज़ा, इमिग्रेशन, सब चीज़ करा देंगे, ताकि स्ट्रॉन्ग कॉपरेशन प्रमोट हो एमॉन्ग मेंबर्स। ये मेंबर्स के बीच जो कॉपरेशन हो वो और मजबूत हो, लोगों को ट्रैवल करने में मेंबर कंट्री के बीच, मतलब बहरीन से कुवैत जाने में, कुवैत से ओमान जाने में किसी तरह की समस्या ना आए, अलग अलग मुश्किल प्रोसीजर उनको ना फॉलो करना पड़े, आसानी से एक सिंगल चेक पॉइंट पे गए, सब चीज़ हो गया, कहानी ख़त्म। देखो ना, हम ट्रेन से जाते हैं तो नॉर्मल टिकट लिए, ट्रेन में चढ़ गए, कितना आसान है। लेकिन एयरपोर्ट जाओ तो भैया 3 घंटा पहले जाओ, इमिग्रेशन करवाओ, सिक्योरिटी चेक करवाओ, सामान का वजन तौलवाओ, तो कितना रिडंडेंट प्रोसेस है, काफ़ी स्ट्रिक्ट प्रोसेस है ना। तो उसी प्रोसेस को ईजी किया है ये वन स्टॉप ट्रैवल सिस्टम ने, और ये गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का सिस्टम है। तो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल बता दिए, इसका वन स्टॉप ट्रैवल सिस्टम बता दिए। तो आज करंट अफेयर में बस ये 3 टॉपिक था। एक चौथा टॉपिक शांति एक्ट, जिसका वीडियो आपको रात को मिल चुका है। उसी वीडियो में आज का मेंस क्वेश्चन भी डाला है, तो काइंडली आप वो मेंस क्वेश्चन को एड्रेस कीजिए पहले वीडियो को देखने के बाद, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आएगा। शांति एक्ट 2026 अभी से तुमको हम बता दे रहे हैं। तो हम क्वेश्चन भी उसी PDF में डाल दिए हैं, उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करो, 250 वर्ड का वो क्वेश्चन होगा, और उसके आंसर सबमिट करो, फिर मैं इवैल्यूएट करता हूँ। बाकी आज करंट अफेयर में जो और एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो मैं कवर करा दिया हूँ। एक चीज़ अभी करंट अफेयर में तो नहीं आया है, लेकिन बड़ा वो शोर हो रहा है, उसको लेकर हंगामा चल रहा है सोशल मीडिया पे कि अरावली हिल्स डिक्लाइन कर रहा है। तो बात ऐसी है ना कि वो अरावली हिल्स आज डिक्लाइन नहीं कर रहा है, वो 2 साल 3 साल पहले से न्यूज़ में बना हुआ है, अभी वापस से न्यूज़ में आ गया है। तो वो हम ऑलरेडी बहुत लोग पहले करवा चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि करवाएंगे नहीं। वो वीडियो भी आज रात को, अरावली जो डिक्लाइन हो रहा है वो आज डल जाएगा यूट्यूब पे।
तो वो भी आप देख लेना। पूरा वो अरावली का ए से जेड तक हिस्ट्री, पूरा ज्योग्राफिकल एंगल, हर एक चीज़ हम करा देंगे। करंट में कहाँ डिक्लाइन कर रहा है अरावली, क्या सिस्टम है उसका, वो सब तुमको हम करा देंगे। तो बस इतना अभी के लिए समझ लो कि वो अरावली माउंटेन जो डिक्लाइन हो रहा है वो आज का न्यूज़ नहीं है, वो अभी वापस से फिर से न्यूज़ में आ गया है। वो 3-4 साल पहले भी कंसर्न में था कि अरावली माउंटेन डिक्लाइन कर रहा है, 2023 में भी था, 2020-21 के टाइम पे भी अरावली में कंसर्न्स आ रहे थे कि ये माउंटेन अब हमारा डिग्रेड कर रहा है, ख़त्म हो जाएगा। 2024 में भी हम अरावली माउंटेन कराए हुए हैं, तो पुराना टॉपिक है। ये अभी वापस से न्यूज़ में आया है, हम इसका एक सिंगल वीडियो बनाकर अभी रात को आज ही आपको मिल जाएगा ये। चलो, तो डेट्स इट। वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो शांति एक्ट वाला और मुझे भेजना, फिर हम इवेलुएट करते हैं। चलो, टेक केयर।